सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके समक्ष लघु कथा पर कुछ बातचीत करूंगा और अपनी कुछ लघु कथाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। वस्तुतः लघु कथा विधा जिस समय अपने एक रूप ले रही थी, आकार ले रही थी, मैं उसी समय उससे जुड़ गया और अलग विधाओं में काम करते हुए लघु कथा का एक आकर्षण था। जो समय है, जैसे आज कोरोना का जो सबको की समस्या आई है, तो हर कोई अलग अलग विधाओं में उसको लेकर रचनाएं कर रहा है। तो 7वें दशक में इसी तरह से एक आंदोलन का रूप लिया, जो लघु कथा की विधा के रूप में आज चर्चित है और उस पर हजारों पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में उस पर शोध कार्य हुए हैं। 7वें दशक में अभी विधा जब एक नई विधा जन्म लेती है तो उसका विरोध बहुत होता है और फिर बहुत सी चर्चाएं होती हैं कि विधा नहीं है, ये उपविधा है, इसका भविष्य नहीं है। जो लघु कथाकार जो अन्य विधाओं में जो काम नहीं कर पाए वो लघु कथाएं लिखने लगे हैं। लघु कथा साहित्यकार बनने का शॉर्टकट है। बड़ी चर्चा हुई और उन चर्चाओं के मध्य जो नकारात्मक सोच के लोग थे वो उन्होंने बहुत आलोचना की, परंतु अब एक साहित्य में कोई भी विधा मरती नहीं है। जो साहित्यकार जुड़ते हैं उसमें उनका योगदान रहता है और धीरे धीरे वह विधा एक आकार लेने लगती है। लघु कथा के साथ ऐसा हुआ और मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था। एक हमारे वरिष्ठ कहानीकार हैं, एक पत्रिका दिल्ली सरकार की प्रकाशित होती थी, तो कहने लगे आप प्रसिद्ध कीजिए कि लघु कथा एक विधा है। तो वो कहानीकार थे, उनका अपना भविष्य कुछ लग रहा था कि कहानी का क्या होगा। मैंने कहा आप सिद्ध कीजिए कि कहानी विधा एक विधा है। तो इस तरह बहुत बहसें हुई। करते करते बहुत लोग थे जिनके दिल में जुनून था, लघु कथा को एक आकार देने की इच्छा थी। धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में लघु कथा ने स्थान बनाना शुरू किया और कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने कहा था कि हमारी पत्रिकाओं में लघु कथाओं की आवश्यकता नहीं है, लघु कथाएं और गज़लें मत भेजें। एक पहल थी ज्ञान रंजन की पत्रिका, उन्होंने बाहर लिखा रहता था तो इसमें लघु कथाएं मत भेजिए। तो एक ऐसा भी समय था। अब लघु कथा की उपेक्षा कोई पत्र पत्रिका क्या कोई कर ही नहीं सकता। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी हो रही है। मेरे अनेक विद्यार्थी शोधकर्ताओं को मैंने इतनी सामग्री दी है। तो एक जो वर्तमान में काम कर रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप जिस विधा में काम कर रहे हैं गंभीरता से करिए। हर विधा में बहुत मामूली रचना लिखने वाले भी हैं, श्रेष्ठ रचनाएं लिखने वाले भी हैं। मूल्यांकन समय अपने आप करेगा। अब मुझे करीब 4 दशक हो गए, 70 के आसपास मेरी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी और उसके बाद हमने बहुत गोष्ठियाँ आयोजित की, बहुत गोष्ठियाँ। दिल्ली में तरुण जैन थे, रेवाड़ी में उनकी पत्रिका निकलती आगमन, लघु आघात पत्रिका निकालते थे विक्रम सोनी इंदौर से। तो ये जो पूरी तरह से लघु कथा विधा को ही समर्पित थी। अब इन पत्रिकाओं का जब इतिहास लिखा जाएगा, इन पत्रिकाओं का साथ काफ़ी मिलना जुलना रहता था। चर्चाएं गोष्ठियों में उनके साक्षात्कार भी लिए, गोष्ठियों में मुलाकातें होती थी। डॉक्टर प्रभाकर माचवे से मैंने आज ही पोस्ट किया है फेसबुक में एक अपना इंटरव्यू। तो ये शुरुआती दौर थी लोगों का। उन्होंने बहुत जितने वरिष्ठ लोग थे बहुत आशान्वित थे कि ये विधा लघु कथा घोषित कर दी।
हमने सिरसा में, कैथल में, रेवाड़ी में, छोटी छोटी जगहों पर गए। दिल्ली में तो खैर बहुत हमारा अपना गढ़ था। यहाँ एमपी क्लब में हमने गोष्ठियाँ की। चंद्रहाले अश्व थोड़ा करना चाहता हूँ कि अलग अलग विधाओं में काम करने के बावजूद लोग जोड़ सकते हैं, तो वो चर्चित। अब जो जो लोग अभी आज वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो वो जिन बातों की चर्चा वो आज कर रहे हैं 2020 में, 19 में, इन सब बातों की चर्चाएं पहले हो चुकी हैं। लोगों कथा क्या है, लोगों कथा का भविष्य क्या है, लोगों कथा के साथ समस्याएं क्या हैं। पुरानी पत्र लोगों कथा विधा को लेकर इतने जो साहित्य में राजनीति करते हैं, उन्होंने उसे एक अलग रूप ले दिया। वो ऐसी कुछ चर्चाएं करने लगे, सिद्ध कीजिए कि लोग आज वो खामोश हैं, आज वो बिल्कुल ये मुद्दे से मर गए। तो जो आज के लघु कथाकार हैं, करीब 80 के आसपास लेख मेरे बहुत प्रकाशित हुए। थोड़ा सा मैं उसी में से कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहूँगा। हिंदी गद्य की धारा में 7वें दशक में एक ऐसी विधा साहित्य आकाश पर छा गई जिसकी चकाचौंध से आज सभी दंग हैं। ये मैं 80 की बात कर, कहानी के साथ मिलती जुलती पर स्वयं में अपना अलग अस्तित्व लिए इस विधा का इसके आकार के कारण नामकरण हुआ। अन्य विधाओं को अपना स्थान बनाने के लिए बहुत समय लगा। लघु कथा के इतनी शीघ्रता से स्थापित होने का एक कारण तेजी से हुआ औद्योगिकरण भी। औद्योगिकरण से सामान्य व्यक्ति का जीवन समय का अभाव हो गया। माथे पर बिठा लिया। किसी भी विधा को स्थापित करने में पाठों की भूमिका लघु पत्रिकाओं ने लघु कथा को बढ़ चढ़ कर प्रकाशित किया और ये उनके लिए अनिवार्यता ही बन गई। इन पत्र पत्रिकाओं ने लघु कथा को पत्रिकाएं और प्रमुख समाचार पत्रों ने भी लघु कथाएं प्रकाशित करने लगी। सारिका पत्रिका की भूमिका लघु का स्थापना में इतिहास रही है, क्योंकि उसके साथ रमेश पत्र भी जुड़े हुए थे, महेश दर्पण भी जुड़े हुए थे, जो स्वयं बहुत अच्छे लघु कथाकार थे। लघु कथा विधा की लोकप्रियता का एक परिणाम ही है कि आज हिंदी साहित्य में शमीम शर्मा प्रकाशित था 1986 में, आवाज़े रूप देव राजकुमारी जाट उन्होंने संपादित किया था। तो ऐसी एक बहुत लंबी सूची है जिस पर बहुत अभी काम चल रहे हैं। लोग इतिहास को जो लिख रहे हैं उन्होंने ये सब कई पुस्तकों में आया भी है। मेरा ये मानना है कि आप जो लघु कथा है वो उसमें आप जो उस समय था जब मैंने औद्योगिकरण की बात की, आज का समय लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साहित्य जीवन से साहित्यकार हैं वही पढ़ते हैं। आम आदमी सुबह से ऐसे रोजी रोटी के काम में जुटा है, रात को 8 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, साहित्य उसके जीवन से छिटक गया तो विधाओं की तो बात ही बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में लघु कथा जो छोटी विधा है, आप लंबी कहानियाँ या उपन्यास पढ़ने के का समय नहीं है।
धैर्य नहीं है कि हम उपन्यास को उठाकर पढ़ें। समस्या दूसरी ये रहती है कि आज साहित्य के समक्ष पाठकों का वर्ग तो जुड़ ही नहीं रहा। जो हिंदी साहित्य से जुड़ करने की रह गई है और पढ़ने की उनकी रुचि नहीं रही है, तो बड़ी विडंबना है। अब इसी स्थिति में से सारे परिप्रेक्ष्य को देखिए आप, तो लघु कथा एक छोटी सी विधा है, 15 वाक्य, 20 वाक्य, 100 शब्द, 200 शब्द, उसमें आपने पूरी कथा दे दी। और सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, आसपास का वातावरण है, विसंगतियाँ हैं, उन सबको समेट लेती है और अंत में आपके हृदय को कचोटती है। और लघु कथा का जो अंत है वही उसका क्लाइमेक्स है, वही उसकी चरम सीमा है। वहाँ आने के बाद या तो लघु कथा एक व्यंग की तीखी चोट आपके हृदय को बेहतरी चली जाती है, या संवेदना का ऐसा गहरा पुट देता है कि जो सीधा आपके हृदय के आपके मर्म को स्पर्श कर जाता है। लघु कथा की तरह इसका विस्तार नहीं कर हो गए, आप लिखते चले जा रहे हैं। मूलतः लघु कथा एक बिंदु है, उस बिंदु से आपने उस बिंदु के आसपास का ही आपका सारा कथ्य रहेगा, उसके जितनी एक अंतिम वाक्य लघु कथा का प्राण है, ऐसा कहा जाता है। तो यह संवेदनात्मक लघु कथा है। तो आपके लघु कथा के साथ बड़ी समस्या दूसरी ये है कि इसको जो लिख रहे हैं उन्होंने अध्ययन कम किया है। आप बहुत अच्छे साहित्य किसी भी विधा में, यदि आप किसी भी विधा में अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ी बात है आपको अध्ययन बहुत अधिक गहराई से करना चाहिए। जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने क्या काम किया है उनको पढ़िए आप। तो विधा की जो टेक्निक है, विधा का जो तकनीकी पक्ष है वो आपको समझ में आएगा। आपके पास सीमित 100 वाक्य हैं या 150 वाक्य हैं, बहुत संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त लघु कथा है, एक एक वाक्य का उसमें महत्व रहता है। तो अभी हम लोग सरल भाषा के माध्यम से 3 दिन तक लघु कथा गोष्ठी भी करेंगे, बहुत से लोग जुड़ेंगे उसमें। और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, केशव पांडे बहुत परिश्रम कर रहे हैं, मनोज तिवारी उन्होंने कंपाइल कर लिया सब कुछ। और लघु कथा पर हम खुलकर चर्चा करेंगे। मेरी अभी आज इस माध्यम से भी मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो इस विधा से जुड़े हुए हैं कि आप पहले तैयारी करके आइए, पढ़िए। और हम एक ऐसा इस विधा को, जैसे हमने 70-80 के दशक में एक जुनून था, हम भिड़ जाते थे। अब देखिए कि आकाशवाणी में लघु कथा प्रसारित नहीं होती थी और मेरी अन्य विधाओं में काम करता था मैं, तो मुझे बुला लिया जाता था। अब एक समय ऐसा आया कि हमारे जो महानिरीक्षक थे उपेंद्र रैना, उनके साथ अच्छी मित्रता थी, आज भी है। तो मेरी लघु कथा मृत्यु ये ऐतिहासिक काम हो जाते हैं। दिल्ली दूरदर्शन पर लघु कथा की बात तो सोच दीजिए, सोच भी नहीं सकते। लघु कथा पर 4 बहुत भव्य, बहुत विशाल, विस्तृत मैंने गोष्ठियों का आयोजन किया, जिसमें उस समय के डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी के थे। तो उस समय उनकी अध्यक्षता थी। चर्चा गोष्ठियों में दूरदर्शन के जो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि इतने असंख्य लोग कथाकार, इतने संकलन आ गए हैं और एक आधार मेरे साथ की पीढ़ी ने दृष्टि से देखिए आप
हर युग में हर लेखक का दायित्व होता है, वो जिस विधा में काम कर रहा है उस विधा को और सशक्त अपनी रचनाओं के माध्यम से बनाए। अब मैं चाहूँगा कि अभी कुछ लोगों कथाएं आपको मैं अच्छी और देना चाहता था। मैंने एक लघु कथा संग्रह संपादित किया था, खिड़कियों पर टंगे लोग। कर्नाटक यूनिवर्सिटी में एमफिल की कक्षाओं में उसे पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकृत किया गया है। तो इस सेशन से वो लग रही है बहुत अच्छी। जब आप काम करेंगे तो अपने आप ही कोई ना कोई उपलब्धि रहती है। ये खिड़कियों पर टंगे लोग हैं। अब एक लघु कथा है, दो प्रार्थनाएं। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। बाएं हाथ में घंटी और दाएं हाथ में जलती जोत को घुमाते हुए सुजाता पूजा कर रही थी। तुलसीदास का यह गीत उनका प्रिय था। वे श्री राम की पूजा का आरंभ इसे गाकर करती थी। वे यही गा रही थी। इसके पश्चात वे दूसरा पद गाने लगी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। घंटी के स्वर की लयात्मकता और वृद्ध कंठ से निकला स्वर उनकी बहू कामिनी के कानों में विष घोल देता था। सास के जी सकेंगे, इसे इस घर से उठा लो। अब इसका इस दुनिया में क्या काम है। पूजा के पश्चात भगवान से प्रार्थना करती थी। वे आज भी प्रार्थना करने लगी, हे कृपालु राम, मेरे पुत्र और बहू मेरे पोते पोती के साथ सदा सुखी रहें। मेरी बहू मेरे मरने की कामना करती है, दिन भर कोसती है, ना जाने कब मरेगी। प्रभु, जीवन मरण तो आपके हाथों में है। हे प्रभु, ये मेरे इन छोटे छोटे 2 कमरों पर अधिकार करना चाहती है। जब पतिदेव आपकी शरण में चले गए तो बेटे बहू ने नीचे का सारा घर हथिया लिया। मेरे मरने पर पूरा घर इनका ही तो हो जाएगा। हे प्रभु, इन्हें धैर्य दो, सद्बुद्धि दो। मैं और कितना जी लूँगी, यही बरस 2 बरस। सास और बहू की प्रार्थनाएं जारी हैं। भगवान राम असमंजस में हैं। दूसरी लघु कंपनी में झाड़ू पोछा सफाई अच्छा पानी देना, बस वे प्रसन्न था। 2000 की नौकरी में गुजारा कर लेगा। गांव से आए लड़कों के साथ कवल मोहल्ले के कमरे में रह लेगा। 500 किराया दे देगा। उसके गांव का तुलसी 2 वर्ष पूर्व बिहार से लिया गया था। उसने 2 कमरों का मकान किराए पर ले रखा था। इनमें 8 लड़के रह रहे थे। कच्चे पक्के मकानों की अनधिकृत कॉलोनी थी कगरोला। वे तुलसी के पास गया तो तुलसी ने आश्चर्य से पूछा, अरे तो हमारे साथ रहेगा? तेरा बाप तो यही रहता है, उसके साथ। सरजू का मुख क्रोध से आ गया। उसके मुख पर पीड़ा के भाव भी जागृत हो उठे। उसने झुंझुलाते हुए कहा, बाप? कैसा बाप? मेरी माँ गांव में पड़ी है। बाप ने यहाँ दूसरी औरत रख ली है। शराब पीकर धुत रहता है। मेरी शक्ल देखकर भड़क जाता है, मारने लग। कुछ रुपए माँ को उसका मुख दिखाई गया। कल तक गांव की गली में नंगा घूमने वाला सरजू 15वें वर्ष में ही कितना बड़ा हो गया। और इसी तरह की लघु कथा है,
संघर्ष को लेकर जूठे बर्तनों से सिंक भर गया, कमरों में झाड़ू पोछा न लगा। आशिका को सारे काम स्वयं करने पड़े थे। वे परेशान हो गई थी। सकीना आई। लाल नीले काले पड़ गए गालों में आंख पूरी तरह खुल भी नहीं पा रही थी। उसने फिर मारा है? आशिता ने पूछा। सकीना मुंह नीचे किए खड़ी रही। इस तरह भी कोई मारता है? सकीना बिना उत्तर दिए रसोई में चली गई। वे बर्तन मांजने लगी। आशिता पीछे पीछे आ गई। इस तरह कब तक मार खाती रहेगी? पुलिस में रिपोर्ट कर दे। अब तो कानून बन गया है, तुरंत जेल चल। सारी अकड़ निकल जाएगी। तू चुपचाप मार खाती रहती है, सारी गलती तुम्हारी है। सकीना की आंखों से अश्रु बहने लगे। फिर भी खामोशी से आती रही। बर्तन मांजकर झाड़ू उठाकर कमरे साफ करने लगी। काम पूरा करके जाने लगी तो आशिता ने उसे रोक लिया। वे समझाने लगी, सकीना एक दिन तो तुम्हें हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सकीना फर्श पर बैठ गई, मुंह नीचा किए कहने लगी, इस परदेश में उसके सिवा मेरा कौन है? घर घर जाकर काम करके गुजारा चलता है। दोनों बच्चे छोटे हैं। मैं काम करने आती हूँ तो वे बच्चों को तो वे रिक्शा चलाने चला जाता है। इसे जेल भिजवा दूंगी तो किसके पास रहूंगी? बच्चों की देखभाल होती नहीं। उनके खाने का और ठौर ठिकाना है नहीं। मारता पीटता है तो रहने की जगह भी तो दे रखी है। अपना मर्द है, हमारा क्या? हम तो पशु हैं। पशु चुपचाप मार खाते हैं। मैं भी यही सोचकर मार खा लेती हूँ। अब बताओ, पुलिस कानून हमें घर ठिकाना देंगे जहाँ दोनों बच्चों के साथ रह सकूं? उसका भाव शून्य स्वर हृदय को कचोटता जा रहा था। वे पत्थर के समान शून्य में आंखें गड़ाए हुए थी। उसने धीरे धीरे गर्दन हुआ कर पूछा, मैडम एक बात पूछूं? आप हमें और हमारे बच्चों को अपने यहाँ रख लेंगी? आशिता के पास कोई उत्तर ना था। सकीना उठकर चली गई। उसका पति उसकी असामान्य सुंदरता के कारण उस पर संदेह करता रहेगा। वे उसे पीटता रहेगा, वे पीटती रहेगी, वे लोगों के जूठे बर्तन साफ करती रहेगी, वे लोगों के घरों को चमकाती रहेगी। धन्यवाद। अब बिल्कुल एक पत्रकारिता के क्षेत्र की एक लघु कथा है। शीर्षक है औकात। पुस्तक के लोकार्पण समारोह की कवरेज तुम किए थे? मंत्री ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा। जी सर, आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया। इस न्यूज़ चैनल में कब से नौकरी कर रहे हो? तुम्हें यही नहीं पता है कि कौन सी बात दिखानी चाहिए, कौन सी नहीं? अरे चलो, हम फंक्शनवा में कुछ बोल दिए। भाषण देते वक्त सबको ध्यान में रहता है क्या? कई दफ़ा जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल देते हैं। पर तुम अंश को काट तो सकते थे, फिर कहते फिरते हो हमारे जिला के हो। सर, आपके भाषण में ऐसी कोई गलत बात थी ही नहीं। आदित्य के स्वर में सत्यता का विश्वास भरा था। हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कब से नौकरी कर रहे हो। अरे बुड़बक, इस पॉलिटिक्स में हर बात का लोग अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं। अब तुम ही बताओ, हम क्या प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध बोलते? हमारी पार्टी में हमारे विरोधियों ने प्रधानमंत्री के कान भर दिए, तुम्हारी न्यूज़ की रिकॉर्डिंग जाकर दिखा दिए। सर, मैं भी यही कह रहा था। आपने प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध या उनकी किसी नीति के विरुद्ध कुछ कहा ही नहीं था। इसमें मेरी गलती नहीं है। आदित्य के स्वर में गिड़गिड़ाहट आ गई थी। गलती कैसे नहीं हुई? हम यदि कहानी में आए मंदिर की बात कहे थे या गरीबी और महंगाई की बात कहे थे तो कहानी के पात्रों के लिए कहे थे। तुम्हें समझना चाहिए था, इस बात का लोग गलत मतलब निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हमको बुलाकर 10 आदमी के सामने बेइज्जत कर दिए। तुम कहते हो तुम्हारी गलती नहीं है। मंत्री के स्वर में तीखापन था। कुछ क्षणों के पश्चात उसने सहज होते हुए कहा, थोड़े दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। उन्होंने हमें मंत्रिमंडल से निकाल दिया तो हो गया ना हमारा बिस्तर गोल। ये तो हम बाद में उनसे अकेले मिलकर संभाल लिए। आगे ध्यान रखना, अपने जिला के हो, बाल बच्चेदार हो, राधेश्याम बाबू के साथ आए हो, इसीलिए लिहाज कर रहे हैं। नहीं तो तुम्हारे चैनल का मालिक हमारे आगे पीछे 10 चक्कर लगाता है।
हम अगले 3 दिन तक फिर लघु कथाओं के साथ मिलेंगे गोष्ठियों में। और फिर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम ये सारे कार्य अपनी साहित्य के प्रति समर्पण की भावना से कर रहे हैं। और हमारा जो संकट काल है उसमें हम अपने मन, ये बड़ी विकट स्थिति है, अपने भीतर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्रेशन है, उसको निकालने का एक अच्छा माध्यम है कि माँ सरस्वती ने हमें साहित्य रचना का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो आप सबके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोग खूब लिखें और हम लोग आपस में मिलकर साहित्य की सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।